मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी का इस्तकबाल जिन ज़ुअमा ने किया, उनमें नाजी नाम का एक सालार खुसूसी अहमियत का हामिल था। अयूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यारो मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उसके मुतालिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वायसराय बन के आया था। उसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मुअर्रिख और उस वक्त के वक़ाए निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अयूबी ने उन लोगों की नफरी भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले उस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफहा के लिए रुका तो अयूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप की उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगलगीर हो गया। उसने अयूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और शेरको की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलीबी स्याह घटाओं की मानंद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अयूबी इस तजुर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सका। नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सुडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू हो चुकी थीं। जर परस्ती और तैश का दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी, उसे वो अपने इख्तिदार के तहफ्फुज के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अयूबी इस जहरखंड को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन को इस फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अयूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है, मैं इसके अहल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कवी हैकल बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने 2 रविया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अयूबी ने उन गार्ड्स के कद कामत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में ज़ेबो जस्त लपक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाई खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर ताउस और रबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही किसी के होठों पर देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा।
अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। आप हुक्म दें, नायब ने कहा। वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहरो अकाब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं? और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी हमतियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रौंद डाली है। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? उसने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तलवार उनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की जाओ हशमत। मुझे हुजूर न कहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काटती हो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलिमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेके मिस्र में आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरे रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम हैं और यहां जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, इन सबको अंदर बुलाओ। ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखीं और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वाइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में इसके 2 कमांडर, जो इसके मोतमिद और हमराज थे, इसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकालकर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने इसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है औरुश? नाजी ने कहा, मैं इसे ये यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सूडानी शेर इसके इशारे पर सलीबियों के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? इसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, इसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा है कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? और उसने पूछा। जिद्दी पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजुर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, नाजी ने कहा। इसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबों को सामने बिठाई ये जहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और ना किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी है। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को यह हक देना है कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं और मादे गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें।